लास्ट 4 चैप्टर्स के अंदर बच्चों मैंने आपको डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में कवर कराया था और उन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी, वो थे पीपल्स के राइट्स। तो आज की ये जो क्लास है आप इसे कंक्लूजन के तौर पर भी ले सकते हैं, जिसमें हम अपने चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में कवर करने वाले। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब बेसिकली इंट्रोडक्शन में अगर बात की जाए डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर, तो हमें थोड़ा बहुत अपने प्रीवियस चैप्टर का रेफरेंस लेना यहाँ पे ज़रूरी है। जैसे कि 3rd चैप्टर जो कि आपका इलेक्शन से रिलेटेड था, उसमें हमने क्या बात करी थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ टू बी पीरियडिकली इलेक्टेड बाय द पीपल इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। तो जो भी गवर्नमेंट होती है वो पीपल्स के थ्रू फ्री एंड फेयर तरीके से ही इलेक्टेड की जाती है। इसके अलावा हमने इंस्टीट्यूशन वाले लेसन में क्या बात करी थी, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशन दैट फॉलो सर्टेन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे, जैसे इंडिया के अंदर लोकसभा है, राज्यसभा है एंड वेरियस टाइप की जो स्टेट असेंबली है, तो ये एक प्रोसीजर को फॉलो करके, एक रूल को फॉलो करके ही एक तरीके से काम कर सकती है, और ऐसा होता भी है डेमोक्रेसी के अंदर। लेकिन ये सारी चीज़ें ना इनफ नहीं है। इसका मेन रीजन क्या है, दीज एलिमेंट आर नेसेसरी, ये जरूरी है ऑब्वियसली, बट नॉट सफिशिएंट फॉर अ डेमोक्रेसी। क्यों सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इलेक्शन एंड इंस्टीट्यूशन नीड टू कंबाइन विद अ 3rd एलिमेंट। तो इलेक्शन और इंस्टीट्यूशन जब कंबाइंड होते हैं तो तीसरा एलिमेंट जो निकल के आता है वो होता है राइट्स, एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स टू मेक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक। अगर आप अपनी सरकार को प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हो तो लोगों को राइट्स देना काफी जरूरी है। अब ये जो राइट्स होते हैं ना, वो लिमिटेशन के साथ होते हैं। अब लिमिटेशन जो होती है वो पीपल्स के ऊपर भी होती है और गवर्नमेंट के ऊपर भी होते हैं। जैसे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे लोगों को वेरियस टाइप के फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए, कुछ सिटीजन राइट्स भी दिए गए। तो ये जो राइट है ना, लिमिट के साथ दिए गए। अगर हम एक लेवल पे आगे इन लिमिट्स को क्रॉस करते तो ये ऑफेंसिव भी हो सकता है और पनिशेबल भी हो सकती है। सेम चीज पावर को लेकर भी की जाती है। जो गवर्नमेंट होती है ना, उनको पावर जो प्रोवाइड कराई जाती है तो वो अपनी मन मर्जी से पावर का यूज नहीं कर सकती, यानी कि उसे भी रूल एंड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग एक लिमिट में आकर ही काम करना जरूरी होता है। तब जाके हम कहते हैं कि कोई भी कंट्री एक प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेटिक है। इवन द मोस्ट प्रॉपरली इलेक्टेड रूलर्स वर्किंग थ्रू द एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस must learn not to cross some limits and citizens democratic rights set those limit in a democracy, जैसे कि हमने बात करी थी। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन इस लेसन के बारे में। अगर हम बात करें मेन कंटेंट की कि जो इस लेसन में आपको कवर करने हैं, तो सबसे पहले बच्चों हमें बात करनी है लाइफ विदाउट राइट्स के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज की इस क्लास का, जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे व्हाई डू वी नीड राइट्स। हालांकि ये हर एक लेसन के अंदर कॉन्सेप्ट है कि हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत क्यों होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताया, तो व्हाई डू वी नीड डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपको दे सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरीके से व्हाई डू वी नीड इलेक्शन एंड व्हाई डू वी नीड वेरियस इंस्टीट्यूशन, और उसी तरीके से ये वाला हो गया। तो ये सभी में कॉमन है, तो आपको कवर कर लेना चाहिए। उसके बाद इस लेसन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है वो होगा टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट, जिसे मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, जितने भी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है। और उसके बाद हम बात करेंगे स्कोप ऑफ राइट्स की, यानी कि उसे कैसे एक्सपेंड किया जा सकता है, और कुछ इस लेसन के इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वाइंड अप करने के लिए हम लास्ट में कुछ प्रैक्टिस के बारे में भी कवर ज़रूर करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की इस क्लास का मेन टॉपिक जो कि है लाइफ विदाउट राइट्स के बारे में। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट 4 चैप्टर के अंदर हमने डिफरेंट टाइप की चीज़ों को कवर किया था, फिर चाहे वो डेमोक्रेसी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, इलेक्शन हो या फिर इंस्टीट्यूशन हो। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि हर एक चीज़ के अंदर जो एक कॉमन चीज़ निकल के आ रही थी वो थी राइट्स। जैसे डेमोक्रेसी के अंदर हमने डेफिनेशन को लेकर बात करी थी, तो वहाँ पे हमने डेमोक्रेसी को लेकर कहा था कि हर एक लोगों के पास एक अपने राइट्स होने चाहिए, ताकि वो अपने आप को एक तरीके से लिबरल समझ सके, फ्रीडम उनके पास अवेलेबल। उसी तरह जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते थे तो वहाँ पर हमने फंडामेंटल राइट्स की बात करी। जब हमने इलेक्शन की बात करी तो वहाँ पर हमने वोट डालने के जो राइट्स हैं उनको लेकर बात करी थी। कोई भी
एलिजिबल अगर पर्सन है और अपनी एज को क्रॉस कर लेता है 18 प्लस वाली, डजेंट मैटर कि उसका रिलीजन, उसकी कास्ट, उसका रंग कैसा भी हो, उसको वो चीज़ दे देनी चाहिए। और इसके अलावा हमने ये भी जाना था अभी अपने प्रीवियस चैप्टर में वेरियस इंस्टीट्यूशन के बारे में, अगर ऐसा लगता है कि किसी भी पर्सन के साथ कोई भी चीज़ अनफेयर हो रही है तो वो इन वेरियस इंस्टीट्यूशन की हेल्प की सहायता से क्या कर सकता है, उसके अगेंस्ट लड़ भी सकता है। तो आप इन सब चीज़ों में एक ही चीज़ तो निकालो कि लोगों के पास राइट्स है तभी तो जाके वो अपनी बात आगे रख पा रहे हैं। तो यही चीज़ों के बारे में हमें समझने की कोशिश करनी है कि अगर हमारे पास राइट्स ना हो तो हमारी लाइफ कैसे हो सकती है। अब इसे समझने के लिए बच्चों आपको 3 कंट्री के एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे यूएसए के बारे में, यानी कि अमेरिका, एंड देन सेकंड हमारा जो होगा वो है सऊदी अरेबिया, जो कि एक गल्फ कंट्री है, और थर्ड हम बात करेंगे कोसोवो कंट्री के बारे में, जो कि यूगोस्लाविया से सेपरेट हुई थी। ये एक यूरोपियन कंट्री आप मान सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों यूएसए के बारे में। बेसिकली यहाँ पे एक जेल का नाम दिया गया है जो कि आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। हालांकि ये थोड़ा बहुत अजीब सा नाम है, लेकिन समटाइम क्या होता है कि जो थोड़ी यूनिक चीज़ होती है ना वो जल्दी याद आती है। प्रिजन इन ग्वांतनामो बे, ये जो जेल है वो आपको यूएसए के काफ़ी पास ही देखने को मिलेगी, एक आइलैंड में, और वो जो आइलैंड है वो क्यूबा के पास में ही है। जैसे यहाँ पे बताया गया जो क्यूबा बिल्कुल एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, बिल्कुल आप नियर में आप अमेरिका के ही समझ सकते हो। अब यहाँ पे क्या बात बताई गई है उस केस के बारे में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अबाउट 600 पीपल वर सीक्रेटली पिक्ड अप बाय द यूएस फोर्सेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि इसमें बताने की ये कोशिश की जा रही है कि करीब 600 लोगों को पूरी दुनिया से अलग अलग जगहों से एक तरीके से यूएस फोर्सेस ने क्या किया था, पिक्ड किया था, यानी कि उनको एक तरीके से अरेस्ट कर लिया गया था। दे वर पुट इन प्रिजन इन ग्वांतनामो बे, और इन सभी को जो जेल का नाम है ग्वांतनामो उसमें डाल दिया गया था। एन एरिया नियर क्यूबा कंट्रोल बाय अमेरिकन नेवी, तो ये क्यूबा के पास में एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ये जेल एग्जिस्ट करती है और सारा जो कंट्रोल है वहाँ पे अमेरिकन नेवी का ही हमें देखने को मिलता है। नाउ क्वेश्चन इज कि इन सभी लोगों को अरेस्ट क्यों किया गया था, तो इसका सिंपल सा आंसर है जब अमेरिका में 9/11 के इंसिडेंट हुआ था उसके शक के बिहाफ पर इन लोगों को अरेस्ट किया गया था। 9/11 जहाँ पे टेररिस्ट ने क्या किया था, अमेरिका के 4 एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया था और वेरियस जगह पे उन्हें ड्रॉप किया था जहाँ पे 1000 ऑफ लोग जो थे वो मारे गए थे, जिसमें स्पेशल जो यहाँ पे मेंशन होता है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का होता है, जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसपे 2 प्लेनों को ड्रॉप किया गया था। ठीक है, तो ये इस शक के आधार पे इन लोगों को अरेस्ट किया गया था ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और इन्हीं 600 लोगों में से एक पर्सन का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया जो कि थे जमील एल बानास। तो ये जो थे इनको भी अरेस्ट किया गया था सिर्फ शक के आधार पे, और विदाउट एनी इंफॉर्मेशन इनको अरेस्ट कर दिया और इनकी फैमिली को भी नहीं पता चला। और पता किससे चलता है इनकी फैमिली को, वो है मीडिया के थ्रू। जब बात सामने आती है तो होता ये है कि जब बात आती है इनके राइट्स को लेकर तो बिल्कुल तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। कैसे, देखिए, फैमिलीज ऑफ प्रिजनर, यानी जो भी कैदी थे उनकी सबकी फैमिलीज, मीडिया और यहाँ तक कि यूएन रिप्रेजेंटेटिव जिनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, उन सभी को एक तरीके से इनसे मिलने के लिए अलाउ नहीं किया गया था। तो ये देख लीजिएगा कितनी बड़ी बात हो रही है। इसके अलावा द यूएस आर्मी अरेस्टेड देम, इंटोग्रेटेड देम एंड डिसाइडेड वेदर टू कीप देम देयर और नॉट। तो यहाँ पे क्या था, यूएस आर्मी ने इन सभी को अरेस्ट किया और ऊपर से उन्होंने ही डिसाइड किया कि किन जनों को छोड़ना है, किन जनों को नहीं छोड़ना है। ये अपने आप में एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। इसके अलावा जो एक कॉमन प्रोसीजर फॉलो किया जाता अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो वो भी नहीं हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, देयर वर नो ट्रायल बिफोर एनी मजिस्ट्रेट इन द यूएस नॉर कुड दीज प्रिजनर अप्रोच कोर्ट्स इन देयर ऑन कंट्री, यानी कि मजिस्ट्रेट्स के सामने भी नहीं लाया गया और ये अपनी अप्रोच रख सके अपनी कंट्री में कि इन्हें अरेस्ट किया गया, इन्हें छुड़ाओ, ये तक भी नहीं इन्हें करने दिया। यानी कि राइट्स जो थे इनके बिल्कुल 0 लेवल पे लाती है। यहाँ तक कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि एक एनजीओ है इंटरनेशनल, तो इन्होंने क्या बात करी थी, एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन collected information on the condition of prisoner in Guantanamo Bay and reported that the prisoners were being tortured in way that violated the US law।
तो ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये ह्यूमन राइट्स के बारे में ज़्यादा बात करती है। तो इन्होंने जब इन प्रिजनर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया तो ये रिपोर्ट सामने आई कि इन सभी प्रिजनर को यूएस आर्मी के द्वारा बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, जो कि यूएस लॉ के अगेंस्ट में है। यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात तो ये हुई थी, देयर वर बीइंग डिनाइड द ट्रीटमेंट दैट इवन प्रिजनर ऑफ वॉर मस्ट गेट एज पर इंटरनेशनल ट्रीटीज। मैनी प्रिजनर हैड ट्राइड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस कंडीशन गोइंग ऑन अ हंगर स्ट्राइक। यानी कि वहाँ के जितने भी कैदी थे उन्होंने हंगर स्ट्राइक तक भी कर डाली थी अपनी आवाज़ उठाने के लिए। लेकिन आप देखिए कि उनको इतना सा भी राइट्स नहीं दिया जा रहा कि उनकी हंगर स्ट्राइक को भी ना एक तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया। यानी कि प्रिजनर वर नॉट रिलीज इवन आफ्टर दे वर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी। तो यूएस आर्मी ने क्या किया कि ये सारे लोग जो हंगर स्ट्राइक पे थे तो उनकी नोज के थ्रू उनको खाना प्रोवाइड कराया गया ताकि वो उनके स्टमक में चले जाए। मतलब आप देख रहे हो कि वो हर एक चीज कर रही है लेकिन लोगों की आवाज बिल्कुल भी सुनने को राजी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पर हमें ये देखना तो मिली, प्रिजनर वर नॉट रिलीज्ड इवन आफ्टर दे वर ऑफिशियली डिक्लेयर नॉट गिल्टी। यहाँ तक कि ये सच हो गया था कि ये एक तरीके से बेगुनाह है, फिर भी इनको रिलीज नहीं किया जा रहा। एंड इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बाय द यूएन सपोर्टेड दिस फाइंडिंग। जब यूएन के थ्रू इस एक तरीके से इंक्वायरी की गई तो ये सारे के सारे निर्दोष पाए गए, तब भी इन चीज़ों को एक तरीके से इग्नोर किया गया। यहाँ तक कि यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने ये तक कह दिया था कि ये जो ग्वांटनामो बे है ना, इसको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो इसके बाद क्या था कि वही है कि यूएस की गवर्नमेंट ने इन सभी चीज़ों को क्या कर दिया, रेफ्यूज कर दिया और उन्होंने अपनी जिद पे वो अड़े रहे। तो ऐसा केसेस हमें सिर्फ इस कंट्री में नहीं देखना वाले बल्कि और भी कंट्री है जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन के तौर पे आप क्या समझे बच्चों कि अगर व्यक्ति के पास अधिकार नहीं होंगे, राइट्स नहीं होंगे, तो कितना ज़्यादा उसके साथ इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, यहाँ तक कि उसका एक्सप्लॉइट भी उसे किया जा सकता है। तो कितने ज़्यादा वैल्यू रखते हैं एक इंसान की ज़िंदगी में उसके अधिकार। उसी तरीके से बच्चों बात करते हैं एक गल्फ कंट्री सऊदी अरेबिया के बारे में। अब यहाँ पे जो सिटीजन के पास राइट्स है वो कैसे हैं और किन किन चीज़ों की कमी उन्हें देखने को मिलती है, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले द कंट्री इज रूल्ड बाय अ हेरिडिटी किंग एंड द पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग और चेंजिंग देयर रूलर्स। बेसिकली सऊदी अरेबिया में क्या है, मोनार्की सिस्टम देखने को मिलता है जो कि इस्लामिक रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलता है। यहाँ पे जो रूलर होता है वो किंग होता है जो कि एक हेरिडिटी के बेसिस पे चेंज होते रहते हैं, यानी कि राजा का बेटा राजा वाला सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। लोगों के पास कोई भी ऐसा रोल नहीं है कि वो अपने रूरल को इलेक्ट कर सके या फिर उसे चेंज कर सके, क्योंकि सारी जो चीज़ें वो हेरिडिटी के बेसिस पर ही हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा द किंग सेलेक्ट्स द लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव। अब सारी पावर अगर किंग के पास ही है तो वही सेलेक्ट करता है कि लेजिस्लेचर कैसे होगी और एग्जीक्यूटिव कैसे होने वाली है। ही अपॉइंट्स द जजेस एंड कैन चेंज एनी ऑफ देयर डिसीजन। वो जजेस को भी अपॉइंट करते हैं और इसके अलावा जजेस के कोई भी डिसीजन को वो चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल पावर है वो उन्हीं के पास होती है। उसी तरीके से सिटीजन कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी और एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई भी इंसान वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्म नहीं कर सकता और ना ही कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना सकता। मीडिया कैन नॉट रिपोर्ट एनीथिंग दैट द मोनार्क डज नॉट लाइक। यहाँ तक कि मीडिया किंग के खिलाफ भी नहीं बोल सकती, बस फेवर में बोल सकती है, अगेंस्ट में नहीं बोल सकती। उसी तरीके से देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि वहाँ पे रिलीजन की भी फ्रीडम नहीं है। बेसिकली एवरी सिटीजन इज रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम, यानी कि वहाँ का हर एक नागरिक जो मुस्लिम होना चाहिए। नॉन मुस्लिम रेसिडेंट्स कैन फॉलो देयर रिलीजन इन प्राइवेट, यानी कि जो वहाँ के नॉन रेसिडेंट मुस्लिम है वो रह सकते हैं, अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, बट प्राइवेटली ना कि पब्लिकली। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और उसी तरीके से वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मैनी पब्लिक रिस्ट्रिक्शन, यानी कि वहाँ पे जो महिलाएं हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है पब्लिकली। फॉर एग्जाम्पल द टेस्टिमोनी ऑफ द वन मैन इज कंसिडर इक्वल टू दैट ऑफ टू वुमेन, यानी कि जो पर्सन है उसकी जो वैल्यू टू वुमेन के बराबर वहाँ पे ज़्यादा दी गई है। यहाँ तक कि महिलाओं को उधर वोट डालने का भी अधिकार नहीं दिया गया। हालांकि ये चीज़ों में थोड़ा बहुत चेंजेस हमें देखने को
मिल चुका है। अब ये काफ़ी ज़्यादा जो सऊदी अरेबिया है वो अब मॉडर्नाइजेशन की ओर ज़्यादा जाती रह रही है, यानी कि जो उसका वहाँ का रूल है उसके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा लेके आ रही है। सो ये तो हो गया एक तरीके से सऊदी अरेबिया के बारे में। अब यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करने की ज़रूरत है कि बेसिकली अब सऊदी अरेबिया क्या है, एक मोनार्क सिस्टम वाली है, यानी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो मे भी हो सकता है यहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती हो, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि कोई कंट्री अगर डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। अब ये तो बच्चों बात होगी सऊदी अरेबिया की, जो कि एक मोनार्क सिस्टम यहाँ पे फॉलो किया जाता है। आपको इस बात की हैरानी हो सकती है कि चलो मोनार्क सिस्टम में तो लोगों के पास इतने राइट्स नहीं होते, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर तो लोगों के पास राइट होते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंट्री के एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से अब हम जो नेक्स्ट कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं, कोसोवो, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसे देखने को मिली है कि लोगों के पास अपने राइट्स ही नहीं है, जबकि ये कंट्री डेमोक्रेटिक है। आइए जानते हैं इसके बारे में। अब देखिए, एथनिक मैस्केयर इन कोसोवो, क्या बात की जा रही है? दिस वाज अ प्रोविंसेस ऑफ यूगोस्लाविया बिफोर इट्स स्प्लिट, यानी कि जो कोसोवो है ना, वो एक पार्ट था यूगोस्लाविया का पार्टीशन से पहले। इन दिस प्रोविंस द पॉपुलेशन वाज ओवरवेलमिंगली एथनिक अल्बेनियन। यहाँ पे जो मेजॉरिटी में पॉपुलेशन देखने को मिलती है ना कोसोवो के अंदर, वो किसकी है? अल्बेनियन की देखने को मिलती है। बट इन दिस एंटायर कंट्री, ओवरऑल कंट्री की अगर बात की जाए, सर्ब्स वर इन मेजॉरिटी, लेकिन जो सर्बिनियन लोग हैं ना वो मेजॉरिटी में हैं। लेकिन इस प्रोविंसेस के अंदर क्या है कि अल्बेनियन मेजॉरिटी में। ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जैसे हम नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले हो श्रीलंका के बारे में, वहाँ का मेजोरिटरिज्म का कॉन्सेप्ट। डेमोक्रेसी वहाँ पर भी थी, लेकिन कुछ सिचुएशन जब आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे तो बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही देखने को मिलने वाली। A narrow-minded Serb nationalist Milosevic had won the election. वहाँ के जो लीडर है, नेशनलिस्ट लीडर मिलोसेविक, वो इलेक्शन को जीत जाते हैं, वो भी एक डेमोक्रेटिक तरीके से, लेकिन उनकी सोच थोड़ी छोटी होती है, नैरो माइंडेड होती है। वो क्या करते हैं, जीतने के बाद इस गवर्नमेंट वॉज वेरी हॉस्टाइल टू द कोसोवो अल्बेनियंस, यानी कि एक तरीके से वो चाहते हैं कि सारे के सारे जो राइट्स हैं ना वो अल्बेनियंस लोगों से छीन लिए जाए, वो सर्व लोगों को ही दिए जाने चाहिए, यानी कि उनको पूरी तरीके से इग्नोर किया जाए। ही वॉन्टेड द सर्व टू डोमिनेट द कंट्री, वो चाहते हैं कि सर्व ही पूरी कंट्री के अंदर डोमिनेट हो। मैनी सर्व लीडर्स थॉट दैट एथनिक माइनॉरिटी, जो कि अल्बेनियंस है, शुड आइदर लीव द कंट्री, या तो वो अपना ये वाला देश छोड़ दे, या फिर एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ द सर्व्स, या तो फिर जो सर्व्स की पावर है उसको एक्सेप्ट कर ले। हो सकता है उनके साथ आगे भी डिस्क्रिमिनेट होता रहेगा, उनके पास दो ही ऑप्शन है, देश छोड़ दो या फिर जो जुल्म हो रहा है उसको सहो। तो आप देख सकते हो ऐसी कंडीशन, जबकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के आ रहे हैं, बट फिर भी इक्वल राइट्स वहाँ पे नहीं देखने को मिल रहे, कम्युनिटी के बीच में एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। इस केस को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे एक अल्बेनियन वुमेन के बारे में जिनका नाम है बतीशा। बतीशा 74 ईयर की एक वुमेन है, जो कि अपने किचन में है अपने हस्बैंड के साथ, और जिनके हस्बैंड की 77 ईयर बताई गई। इज़्ज़त उनका नाम है, हाथ सेक रहे आराम से, और उन्हें इस बात का कोई भी रियलाइज़ नहीं होता जो सर्बियन ट्रूप्स है वो उनके टाउन के अंदर एंट्री कर चुके हैं। इसके बाद देखिए कितना गलत होता है इनके साथ। द नेक्स्ट थिंग शी नो 5 or 6 soldier had burst through the front door and were demanding where are your child, यानी कि उनके घर में 5-6 ट्रूप्स जो है, आर्मी जो है सर्बियन, वो घुस जाती है और ये पूछते हैं कि आपके बच्चे कहाँ पर है। दे शॉट इज़ 3 times इन द चेस्ट, रिकॉल बतीशा। बतीशा ऐसे बताती है कि उन्हीं के सामने उनके जो हस्बैंड है उनके सीने में 3 बार गोलियों से उन्हें मार दिया जाता है। और उनके बाद क्या होता है कि एक अंगूठी जो उन्होंने पहन रखी होती है, जो उनकी वेडिंग रिंग होती है, उसको वो जो ट्रूप्स है वो निकाल देते हैं। उन्हें बोलते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से। और वो विदाउट एनी, उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे कि वो सरवाइव कर सके, और वो बारिश में भीग रही होती है, सिर्फ अपने कपड़ों के अलावा उनके पास और कोई भी चीज़
नहीं होती तो इसके बाद उनके घर को भी जला दिया जाता है और उन्हें वहाँ से बेदखल भी कर दिया जाता है। तो कितना ज़्यादा एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर लोगों के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेट देखने को हमें मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यही बताने की कोशिश करी है कि अगर लोगों के पास राइट्स ना हो तो उनकी कंडीशन कैसी हो सकती है। कंक्लूजन के तौर पर आप समझ सकते हो, दिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट इंस्टेंसेस ऑफ किलिंग बेस्ड ऑन एथनिक प्रेजुडाइज इन रिसेंट टाइम। फाइनली सेवरल अदर कंट्री इंटरवेन टू स्टॉप द मैस केयर। मिलोसेविक lost power and was tried by the International Court of Justice for Crimes Against Humanity। यानी कि इसके बाद कोसोवो के जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जब इंटरफेयर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन जो इतने सारे लोग मारे जाते हैं उनका क्या, और जो उनके राइट छीन लिया जाती है, जो उनके साथ इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनका क्या। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एक पर्सन के पास राइट्स का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सेम सिचुएशन आप चाहे यूएसए की पढ़ो, सेम सिचुएशन चाहे आप सऊदी अरेबिया के पढ़ो, सेम सिचुएशन स्पेशली आप कोसोवो जैसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में पढ़ो, हर जगह आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगी कि राइट्स जो है लोगों के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। होप्स हो कि बच्चों आपको ये जो टॉपिक है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इन 3 केस स्टडी के एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं और क्यों हमारे लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।